हेलो बच्चों। आप सभी कैसे हो? आशा करता हूँ सभी बच्चे अच्छे होंगे। आज हम फिर से आपके लिए कक्षा 10 विज्ञान से एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, प्रकाश का अपवर्तन। इस वीडियो का केवल एक ही उद्देश्य है कि आप बोर्ड एग्जाम से पहले पहले कम से कम समय में अपना रिवीजन अच्छे से पूरा कर ले। और आशा करते हैं कि आपके कक्षा 10 में फिजिक्स में सभी क्वेश्चन इसी वीडियो मतलब इस जो हम पढ़ा रहे हैं कोर्स आपका, इस कोर्स में से ही आ जाए। लगभग आपके 95% क्वेश्चन आपको इसी इन जो वीडियो में पढ़ाऊंगा उन्हीं वीडियो में से मिल जाएंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले सभी बच्चे वीडियो को शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें। पहले आप वीडियो को पॉज करके ये तीनों काम कर दीजिए। तो चलिए, आपने कर दिया होगा, अब करते हैं अपना हम कम जो चैप्टर है शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला जो टॉपिक है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट्स में से वो प्रकाश का अपवर्तन ही है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? जैसे हमारे पास कोई एक कांच की प्लेट है ये, और इस पांच कांच की प्लेट पर जब कोई प्रकाश किरण आपतित होती है तो वो अपनी दिशा से विचलित हो जाती है। ऐसे जानी बिल्कुल ऐसे सीधी चाहिए थी, लेकिन थोड़ी अपनी दिशा से विचलित हो जाती है। इसका नाम क्या है आपका? आपतित किरण। ठीक है। और यह दूसरे माध्यम में जो चली गई इसका नाम है आपका अपवर्तित किरण। और यह आपका है अभिलंब। यह है आपका आपतन बिंदु। ठीक है। अब यदि मैं इसे माध्यम एक कह लूँ और इसे माध्यम दो कह लूँ, तो जब भी प्रकाश किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाएगी, मतलब अपने संचरण की दिशा से परिवर्तित हो जाएगी, और यह घटना ही कहलाती है आपका प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है। इसके दो नियम होते हैं। सबसे पहला नियम क्या होता है कि आपकी जो आपतित किरण है आपतन बिंदु पर अभिलंब है। आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। देखिए, पहला नियम आपका हो चुका है। क्या होता है कि आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है। अब इसका दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम है इसका कि प्रकाश की किसी निश्चित रंग की किरण के लिए और किन्हीं दो माध्यमों की युग्मों के लिए आपतन कोण की ज्या, ज्या का मतलब होता है साइन, और अपवर्तन कोण की ज्या, इसका जो अनुपात होता है वो एक नियतांक होता है, मतलब स्थिर होता है। और इस नियम को क्या कहते हैं? हम स्नेल का अपवर्तन का नियम भी कहते हैं। अब यदि इस अभिलंब के साथ जो आपतित किरण होगी वो कौन सा कोण बनाएगी? आपतन कोण, जिसे हम कहते हैं इंसिडेंट एंगल, यानी कि आई से प्रेजेंट करते हैं। और अभिलंब के साथ जो अपवर्तित किरण कोण बनाएगी वो होता है आपका रिफ्लेक्शन एंगल, सॉरी रिफ्रैक्शन एंगल। इसे प्रेजेंट करते हैं आर से। अब जो नियम होता है वो होता है स्नेल का नियम कि इस आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का जो अनुपात होता है वो स्थिर रहता है, मतलब नियत रहता है। ठीक है। वही बात हम कह रहे हैं कि यदि आपतन कोण आपका आई हो और अपवर्तन कोण कितना हो? आर हो, तब आपका साइन आई अपॉन साइन आर बराबर क्या रहेगा? नियत। ठीक है। और इस नियतांक को हम कहते हैं एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। ठीक है।
यानी कि इस नियतांक को क्या कहते हैं, एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, और इसे प्रदर्शित करते हैं हम कहाँ से, n से। ठीक, हम कह सकते हैं 1n2, मतलब पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। तो यानी कि आपके पास 1n2 इज इक्वल टू बन चुका है साइन i अपॉन साइन r। ठीक है, ये आपका क्या है, एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। यानी कि आपका जो i होगा वो किस में होगा, इस वाले माध्यम में आपतन कोण होगा, और r होगा इस वाले माध्यम में अपवर्तन कोण, यानी जिसमें आपके अभिलंब से जो किरण है वो झुकेगी। अब यहाँ आपको दो बात ध्यान रखनी है, आपकी जो किरणें होती है, अब आपके माध्यम हो गए एक और दो। ठीक है, यदि एक माध्यम आपका विरल है, यानी कि पहला माध्यम विरल है और दूसरा आपका माध्यम कैसा है, सघन है, तो जो किरण है वो अभिलंब की ओर झुकेगी। किधर झुकेगी, अभिलंब की ओर। ठीक है, आपको पहला पॉइंट ये याद रखना है, यानी कि पहला माध्यम कैसा हो, माध्यम पहला हो विरल और माध्यम दूसरा कैसा हो, सघन हो, तो प्रकाश किरण जो होगी वो क्या होगी, अभिलंब की ओर झुकेगी। ठीक है, और यदि माध्यम एक आपका सघन हो और माध्यम दो आपका विरल हो, तो जो आपकी प्रकाश किरण होगी वो अभिलंब से दूर हटेगी। ठीक है, आपका ये जो पॉइंट है वो मल्टीपल चॉइस के लिए अभिलंब से दूर हटेगी। ठीक है, इसमें आपके अभिलंब की ओर झुकेगी, यानी कि अगर प्रकाश किरण आपकी सघन से विरल में जाती है, जैसे ये, अगर आपके पास माध्यम ऊपरला कौन सा है, सघन है, और नीचे क्या है आपका, विरल है। ठीक, तो प्रकाश किरण ऐसे आएगी, जानी बिल्कुल सीधी चाहिए थी लेकिन अभिलंब से दूर। अब अभिलंब कहाँ है, ये। ठीक है, ये आपतित किरण और ये आपकी अपवर्तित किरण। मतलब कहने का यह है कि अब अगर आपका माध्यम एक क्या है, विरल है, ये बात नंबर एक है और ये बात नंबर दो है। बात नंबर एक में आपका जो एंगल आई होगा वो एंगल आर से बड़ा होगा। ठीक है, और यदि बात हम दूसरे ले, पहला माध्यम सघन और दूसरा विरल ले, तो एंगल जो आई है वो एंगल आर से छोटा होगा। ठीक है, इतनी बात, ये आपको पॉइंट याद रखने हैं। अब बात करते हैं इसके कारण की। इसका कारण, अपवर्तन का कारण। अपवर्तन का जो कारण होता है वो क्या होता है कि जब भी कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो प्रकाश की चाल में परिवर्तन हो जाता है। क्या हो जाता है, प्रकाश की चाल में परिवर्तन, जिससे जो प्रकाश किरण है दूसरे माध्यम में प्रवेश करते समय अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। ठीक है, अगर मैं प्रकाश की चाल की बात करूं, मतलब कहने का यह है कि अगर माध्यम एक आपका विरल, ठीक, और माध्यम दो आपका कैसा है, सघन है, तब आपकी जो प्रकाश की चाल है, अब यदि मैं आपके सामने एक डायग्राम बनाऊं, ये दोबारा, यहाँ लगभग आपके सारे जो पॉइंट है वो क्लियर हो जाएंगे। ये अब सुनिए बात ध्यान से, ये आपका एंगल आई है और ये आपका एंगल आर है। माध्यम, इसमें प्रकाश की चाल v1 हो गई और इसमें माध्यम प्रकाश की चाल v2 हो गई। ये आपका माध्यम एक है, ठीक है, और ये आपका माध्यम दो है। यदि एंगल आपका जो आई है वो बड़ा है, किससे, आर से, तो आपका v1
अधिक होगा V2 से, यानी कि सघन माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है और विरल माध्यम में ज़्यादा। बस आपको यही ध्यान रखना है कि प्रकाश की जो चाल होती है, प्रकाश की चाल, वो जब आप विरल माध्यम से किसमें जाओगे, सघन माध्यम में जाते समय घट जाती है। ठीक है, ये आपको पॉइंट याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है मल्टीपल चॉइस के लिए। तो नेक्स्ट देखते हैं। अब स्नेल से संबंधित एक आपका न्यूमेरिकल हमने लिया है। इसमें आपका चित्र ये है, ये इधर आपका कोण 60 डिग्री है और इधर आपका कोण, इसे कह लीजिए आप 45 डिग्री और इसे कह लीजिए आप 60 डिग्री। ठीक है, ये आपकी आपतित किरण है और ये आपकी अपवर्तित किरण है। ये आपका क्या है, अभिलंब। तो इस चित्र में आपको देखना है कि प्रकाश की किरण वायु से किसी माध्यम में प्रवेश करती है। यह आपका माध्यम कुछ भी हो सकता है, जैसे कांच कह लिया मैंने। वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात करना है। ठीक है, यह आपका 1 माध्यम हो गया और यह आपका माध्यम 2 हो गया। तो अब आप जानते हैं कि यदि आप स्नेल का नियम लगाओगे तो स्नेल के नियम के लिए आपको ये एंगल चाहिएगा और ये मतलब आपतन कोण और अपवर्तन कोण चाहिएगा। आप जानते हैं क्या होता है आपका अभिलंब। ठीक है, और अभिलंब कितने डिग्री का एंगल बनाता है, 90 डिग्री का। मतलब आपके पास जो अपवर्तन कोण आपतन कोण होगा, आपतन कोण आई, आपतन कोण आई आपका 90 माइनस ये इस साइड का होगा 45। तो आपतन कोण कितने का आ गया आपके पास, 45 डिग्री का। ठीक है, उसके बाद आपको निकालना है कौन सा है, अपवर्तन कोण। तो अपवर्तन कोण भी बिल्कुल सेम इसी प्रकार आप घटा दोगे। अपवर्तन कोण मतलब ये आर की वैल्यू कितनी होगी, 90 माइनस के 60 मतलब 30 डिग्री। अब आप स्नेल का नियम लगाइए। स्नेल का नियम क्या होता है आपका, एन बराबर साइन आई अपॉन साइन आर, माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का पूर्णांक। ठीक है, यहाँ आप मान रख दीजिए साइन आई की वैल्यू आपने कितनी निकाली है, 39, और आर की कितनी निकाली है, साइन 30। ठीक है, तो अब आपको इसमें कुछ वैल्यू याद रखनी है। जैसे आपके पास साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 0। साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है आपके पास 1/√2। और साइन 60 की वैल्यू होती है आपके पास √3/2। और साइन 90 डिग्री की वैल्यू होती है 1। यानी कि एंगल बढ़ाने पर आपके मान भी बढ़ते जाते हैं। तो अब आप लगा दीजिए यहाँ से 1 and 2। साइन 45 की वैल्यू आपके पास कितनी है, 1/√2। साइन 30 की वैल्यू कितनी है आपके पास, 1/2। 2 आपका ऊपर पहुंच जाएगा और √2 नीचे। ठीक है, इस ऊपर के 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, क्योंकि 2 का मतलब होता है √2 गुना √2 और बटे में भी क्या है, √2। तो ये कट गया, यानी कि आपके पास 1 and 2 की वैल्यू कितनी बन गई, √2। तो इस प्रकार आप स्नेल के नियम से संबंधित क्वेश्चन कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं आपका। नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका, अपवर्तनांक। ठीक, अभी हमने अपवर्तनांक के बारे में बता दिया है। अब अपवर्तनांक होता क्या है वो देखते हैं। अपवर्तनांक आपका, जैसे आपके पास ये
आपतित किरण माध्यम 1 में से माध्यम 2 में प्रवेश कर रही है। यह आपका आपतन कोण I, अपवर्तन कोण R। ठीक है, इस माध्यम प्रकाश की चाल v1 और इसमें चाल v2। इसमें तरंग दे रही है आपकी λ1 और इसमें तरंग दे रही है λ2। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर प्रकाश की आवृत्ति इसमें न्यू है तो इसमें भी न्यू ही होगी। क्या चीज? आवृत्ति। मतलब कहने का ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस, कि जब भी प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो किसमें परिवर्तन नहीं होता? किसमें परिवर्तन नहीं होता? आवृत्ति में। ठीक है, वरना इसके लिए आपके वेग भी बदल जाएगा, तरंग दैर्ध्य भी बदल जाएगी और आपकी ऊर्जा भी बदल जाएगी। केवल कौन सेम रहेगी? आवृत्ति में। ठीक है पॉइंट। तो आपका जो अपवर्तनांक n होता है, अपवर्तनांक n होता है आपका 1n2, यानी कि माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक। माध्यम 1 में प्रकाश की चाल, ठीक है, और बटे में माध्यम 2 में प्रकाश की चाल। ठीक है बात, यानी कि किसी एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है, माध्यम 1 में प्रकाश की चाल तथा माध्यम 2 में प्रकाश की चाल के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, आपकी समझ में आ चुका है क्या बोल रहा हूं मैं? कि एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक माध्यम 1 में प्रकाश की चाल तथा माध्यम 2 में प्रकाश की चाल के अनुपात के बराबर होता है। और इसे प्रदर्शित कैसे करते हैं? या तो आपका 1n2 इस प्रकार लिखा हो, या इसे ही लिख सकता हूं मैं आपका n21, मतलब इसके सापेक्ष इसका अपवर्तनांक। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आपके? तो अब आपका यहां से क्या बन चुका है? 1n2। माध्यम में प्रकाश की चाल कितनी है? v1, और इसमें कितनी है? v2। ये ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का जो अपवर्तनांक होगा वो v1 बटे v2, यानी कि माध्यम 1 में प्रकाश की चाल और माध्यम 2 में प्रकाश की चाल के अनुपात के बराबर होता है। अब आपका नेक्स्ट क्या है? निरपेक्ष अपवर्तनांक। निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है? कि यदि आपका जो माध्यम 1 है, कौन सा? माध्यम 1, यदि माध्यम 1 क्या हो? आपका निर्वात हो। ठीक है, यदि माध्यम 1 आपका निर्वात हो तो निर्वात के सापेक्ष जो अपवर्तनांक होगा वो कहलाएगा आपका निरपेक्ष अपवर्तनांक। ठीक है, यानी कि माध्यम 1 आपका क्या बन गया? निर्वात। तब आपका जो अपवर्तनांक होगा वो कहलाएगा निरपेक्ष अपवर्तनांक। अब माध्यम 1 निर्वात है और निर्वात में प्रकाश की जो चाल होती है, प्रकाश की चाल, ठीक, वो क्या होती है? c। ठीक है, तो आपके पास 1n2 बराबर बन चुका है। अब सूत्र में v1 है, v1 क्या हो गई आपके पास? c, और माध्यम 2 में प्रकाश की चाल क्या हो गई? v2। इसे v कह सकते हैं आप। तो आपके पास फॉर्मूला बन गया, यानी कि इसे हम सामान्य भाषा में लिख सकते हैं n बराबर c/v। तो एक सूत्र आपके पास ये बन गया। इससे संबंधित मैं आपको थोड़े सूत्र और बता रहा हूँ। आपका जो 1n2 होगा ये माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक है। माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक। और निरपेक्ष अपवर्तनांक में आपका इधर का कोई माध्यम नहीं लिखा जाता, इसे प्रेजेंट करेंगे हम किससे? n2 से। ठीक है ना, तो 1n2 यानी कि माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक निरपेक्ष अपवर्तनांक में होगा आपका पास n2 बटे n1, मतलब ये बटे ये। अगर प्रकाश के वेग में लूँ मैं तो v1 बटे v2, और अगर तरंग दैर्ध्य में लूँ तो λ1 बटे λ2। ये आपको पॉइंट याद रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। नेक्स्ट देखते हैं। अब इससे संबंधित आपके लिए क्वेश्चन है
इसमें कह रहा है वो कि प्रकाश वायु से 1.5 अपवर्तनांकी कांच की प्लेट में प्रवेश करता है, यानी कि वायु से किसमें प्रवेश कर रहा है, कांच की प्लेट में। अब वायु क्या होती है आपकी, एयर, यानी कि इसे मैं ए से प्रदर्शित कर सकता हूँ। और कांच क्या होता है आपका, ग्लास, तो इसे प्रेजेंट करता हूँ जी से। प्रवेश करता है कांच में, प्रकाश की चाल कितनी होगी, यानी कि आपको बी पूछ रहा है। और निर्वात में प्रकाश की चाल आपको दे रखी है, यानी कि सबसे पहले आपके पास ANG, वही 1N2 का मतलब है कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कितना दे रखा है, 1.5। दूसरी बात आपको पूछ क्या रहा है, प्रकाश की, सॉरी, कांच में प्रकाश की चाल, यानी कि माध्यम में प्रकाश की चाल पूछ रहा है। और आपको निर्वात में प्रकाश की चाल C की वैल्यू कितनी दे रखी है। अगर ये आपके पास नहीं भी दी हुई है तो आपको याद रखनी है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो आप जानते हैं, आप इसे सामान्य से में n भी लिख सकते हैं, तो n बराबर C/V होता है। ठीक है, v आप इधर कर लीजिए, n इधर, तो v बराबर हो गया आपके पास C/n। C की वैल्यू है 3 × 10⁸ और ये कितना है आपके पास 1.5। पॉइंट आई आपने ऊपर 0 बढ़ा दी। ठीक, नीचे कितना बन गया 15, 15 दूनी 30, तो आपके पास आ गया 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। देखिए, जब प्रकाश निर्वात से किस में पहुंचा, कांच में, तो उसकी चाल घट गई। ठीक है, ये इस क्वेश्चन से भी आपका सिद्ध हो रहा है। तो इस प्रकार आप इससे संबंधित न्यूमेरिकल कर सकते हैं। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है गोलीय लेंस। ठीक है, तो लेंस आपका क्या होता है, लेंस आपका दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम होता है। कैसे पृष्ठ, दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई भी पारदर्शी माध्यम। अब जिसके दोनों पृष्ठ या तो गोलीय हो, या एक पृष्ठ गोलीय और एक समतल पृष्ठ हो। ठीक है, यानी कि ऐसा कोई भी माध्यम दो पृष्ठों से घिरा हुआ जिसका एक या दोनों पृष्ठ कैसे हो, गोलीय, मतलब एक पृष्ठ गोलीय और दूसरा समतल, या फिर दोनों पृष्ठ गोलीय हो, वो कहलाता है आपका लेंस। ठीक है, जैसे आपका एक लेंस ये हो गया, आपका एक लेंस ये हो गया, आपका एक लेंस ये हो गया। ठीक है, एक आपका लेंस ये हो गया। तो ये आपके दो पृष्ठ क्या है, पृष्ठ, अगर दोनों पृष्ठ गोलीय है, या एक पृष्ठ गोलीय और एक समतल पृष्ठ है। तो इस प्रकार आपके जो लेंस होते हैं वो कितने होते हैं, दो प्रकार के। कौन कौन से, एक आपका उत्तल लेंस, कॉनकेव लेंस, जिसे हम अभिसारी लेंस भी कहते हैं, और एक आपका होता है अवतल लेंस, जिसे अपसारी लेंस भी कहते हैं। ऐसा गोलीय लेंस जिसके मतलब जो बीच से मोटा और किनारों से पतला, यानी कि ऐसा लेंस जो बीच में से मोटा तथा किनारों से पतला हो, वो कहलाता है आपका उत्तल लेंस। ठीक है, जैसे आपका ये हो गया, ये क्या है आपका उत्तल लेंस। ठीक है, अवतल लेंस की बात करते हैं, आपको ध्यान रखना है कि उत्तल लेंस को क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस। ठीक, अवतल लेंस क्या होता है आपका, अवतल लेंस को आप अपसारी लेंस भी बोलते हैं। ऐसा गोलीय लेंस जो किनारों पर मोटा, ठीक, कहाँ से मोटा, किनारों से मोटा, ऐसे, ये इसके किनारे, किनारों से मोटा और बीच में से पतला होता है, अवतल लेंस कहलाता है। तो आप समझ गए होंगे कि आपका उत्तल लेंस कैसा होता है, ठीक, और अवतल लेंस कैसा होता है। तो नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका, अब बात करते हैं गोलीय लेंसों से संबंधित कुछ परिभाषाएं।
उनमें आप जानते हैं कि कोई भी लेंस आपका जो होता है, जैसे मैं इसमें ही एक और बना लूँ, ये अब ये आपका जो लेंस होता है वो दो ठोस गोलों से बना हुआ आकृति होती है। ये एक लेंस ये बन गया आपका और एक लेंस ये बन गया। ठीक है, अब जिन गोलों से लेंस बने होते हैं उनके सेंटर भी होंगे। ठीक, इस पहले पृष्ठ का सेंटर इधर होगा और दूसरे पृष्ठ का सेंटर किधर होगा, इस साइड। जैसे इस पहले पृष्ठ का सेंटर इस साइड और दूसरे पृष्ठ का सेंटर इस साइड। ठीक है, तो वक्रता केंद्र के बारे में पहले बात करते हैं। तो लेंस जिन गोलों के भाग होते हैं, यानी ये जो लेंस है वो जिन गोलों के भाग होते हैं उनके जो केंद्र है वो कहलाते हैं आपके वक्रता केंद्र। इन्हें प्रेजेंट किससे करेंगे हम, C1 और C2 से। ठीक है, फिर बात किसकी करते हैं, मुख्य अक्ष की। इन केंद्रों को जो मिलाने वाली ये रेखा है, इन केंद्रों को मिलाने वाली जो रेखा होगी वो केंद्र कौन से, वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा कहलाती है आपकी मुख्य अक्ष। ठीक है, उसके बाद आपका क्या है, प्रकाशिक केंद्र। प्रकाशिक केंद्र क्या होता है कि जो लेंस होता है, लेंस के पृष्ठों का मध्य बिंदु जो मुख्य अक्ष पर स्थित हो, यानी कि मुख्य अक्ष पर स्थित लेंस के पृष्ठों का मध्य बिंदु ही कहलाता है आपका प्रकाशिक केंद्र। और इसे किससे प्रेजेंट करते हैं हम, O से। ठीक है, ये उसके बाद आपका क्या है, उसके बाद आपका है लेंस का मुख्य फोकस। अब लेंस का मुख्य फोकस क्या होगा ये आपको ध्यान से देखना है। जैसे आपके पास एक आपका ये कौन सा लेंस बन गया, उत्तल लेंस। ठीक है, एक आपका लेंस बन गया इधर अवतल लेंस। तो इसमें आप जानते हैं कि ये इसकी क्या बन गई, मुख्य अक्ष, और ये इसकी। तो अगर प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चल रही है, इसके समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर, तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती है, ठीक है ना, लेंस की मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती है उसे लेंस का मुख्य फोकस कहते हैं, और ये आपका द्वितीय फोकस भी होता है। ठीक है, F, इसे आप F2 कह सकते हैं। इसी प्रकार लेंस की मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें जिस बिंदु से आती ही प्रतीत होती है, जिस बिंदु से आती ही प्रतीत होती है वो कहलाता है आपका लेंस का मुख्य फोकस। ठीक है, मतलब कहने का यह है कि आपका जो मुख्य फोकस होगा वो उत्तल लेंस में राइट साइड होगा और अवतल लेंस में लेफ्ट साइड होगा। और प्रकाशिक केंद्र से मुख्य फोकस के बीच की दूरी, लेंस के प्रकाशिक केंद्र से मुख्य फोकस के बीच की दूरी क्या होगी आपकी, फोकस दूरी, और इसे प्रेजेंट करते हैं किससे हम, F से। ठीक है, ये आपकी क्या है, F। अब आपको ध्यान रखना है कि आपके पास दो लेंस हो गए, एक उत्तल लेंस। ठीक, कितने लेंस हो गए आपके पास, दो लेंस, एक उत्तल लेंस और एक आपका अवतल लेंस। अब उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होगी F वो कैसी होगी, पॉजिटिव, और अवतल लेंस की फोकस दूरी कैसी होगी, निगेटिव। ये आपको याद रखना है। ठीक है, प्रकाशिक केंद्र से मुख्य फोकस के बीच की दूरी क्या कहलाएगी आपके, फोकस दूरी। प्रेजेंट किससे करते हैं इसे, F से। उत्तल लेंस के लिए F पॉजिटिव और अवतल लेंस के लिए F निगेटिव। एक बात आपको और याद रखनी है कि जितनी दूरी पर आपका मुख्य फोकस है, द्वितीय फोकस होता है, दूसरी साइड उतनी ही दूरी पर एक
प्रथम फोकस होता है, जिसे किससे प्रेजेंट करते हैं, F1 से। ये तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, आशा करता हूँ इतना आपके समझ में आ गया होगा। तो अब हम देखते हैं लेंसों द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अब लेंस में सबसे पहले हम उत्तल लेंस के द्वारा देखेंगे कि प्रतिबिंब कितने प्रकार के बनते हैं। ठीक है, तो अब आपका उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना है। सबसे पहले उत्तल लेंस में आपकी 6 स्थितियाँ होती है वस्तु की। ठीक, 6 स्थितियों में एक बार हम अनंत पर रखते हैं, एक बार आपका अनंत और 2f1 के बीच रखते हैं, एक बार आपका 2f1 पर रखते हैं, एक आपका 2f1 व f1 के बीच रखते हैं, एक आपका f1 पर रखते हैं, और एक आपका f1 व प्रकाशीय केंद्र O के बीच रखते हैं। तो उसमें सबसे पहली स्थिति क्या है आपकी, कि जब वस्तु कहाँ रखी हो, अनंत पर। ठीक है, तो आपका लेंस होगा। अब किसके बारे में पढ़ रहे हैं हम, ये पढ़ रहे हैं हम उत्तल लेंस के बारे में। ठीक है, ये इसका प्रकाशिक केंद्र O हो गया, ये इसका F1, ये F1 की दुगनी दूरी 2f1। ठीक, और इधर कहीं क्या होगा, अनंत। ये आपका F2 और ये आपका 2f2, इधर भी कहीं अनंत होगा। तो जब हम अनंत से प्रकाश की किरणें लेते हैं, वो हमेशा कैसी लेते हैं, समांतर। और किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए 2 किरणों की आवश्यकता होती है। तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें कहाँ से होकर जाएंगी, F से। तो ये इसका प्रतिबिंब बन चुका है। अब आपको दिख रहा है कि प्रतिबिंब कैसा बना है, बिल्कुल छोटा सा। दूसरी बात मैंने आपको बता रखा है कि यदि प्रतिबिंब आपका सीधा बने, ठीक, कैसा बने, सीधा, तो कैसा होगा, आभासी होगा। ठीक है, और यदि उल्टा बने तो कैसा प्रतिबिंब होगा, आपका वास्तविक होगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि प्रतिबिंब उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा प्रतिबिंब, उल्टा। तो प्रकृति कैसी होगी, वास्तविक। ठीक, और वास्तविक है तो उल्टा होगा। आकार आपको दिख रहा है, वस्तु बहुत बड़ी होगी और प्रतिबिंब बन रहा है छोटा सा, तो आकार होगा इसका वस्तु से छोटा। और छोटा भी कैसा, बहुत छोटा। ठीक है, स्थिति, स्थिति किस पर बनना है, फोकस पर। अब ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको स्थितियाँ याद रखनी, क्योंकि MCQ क्वेश्चनों में इनमें से पूछा जाता है। नेक्स्ट आपका क्या है, कि यदि वस्तु किस पर रखी हो, अनंत के और 2f1 के बीच रखी हो, तो ये आपका उत्तल लेंस बन गया। और उत्तल लेंस में आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल सेंटर पे O होगा, इधर F1, ये F1 की दुगनी दूरी 2f1, इधर आपका F2, और इधर आपका क्या बन गया, 2f2। ठीक है, अब वस्तु हमने कहाँ पर रखी है, वस्तु रखी है हमने अनंत के और 2f1 के बीच। अब आप जानते हैं अनंत इधर कहीं होगा, ठीक, और अनंत इधर कहीं होने पर कहीं भी हो सकता है, और ये 2f1, तो हमने ये वस्तु रख दी। वस्तु का नाम हो गया आपका A और B। तो एक किरण आपकी मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी। ठीक है, समांतर चलने वाली किरण कहाँ से होकर जाएगी, मुख्य फोकस से। और दूसरी किरण आपकी होकर जाएगी प्रकाशीय केंद्र O से। ठीक है, कहाँ से होकर जाएगी, प्रकाशीय केंद्र O से। ये तो ये दोनों किरणें देखिए, यहाँ पर किरणें थोड़ी हल्की सी टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है, लेकिन आप जब फिटे से बनाएंगे तो ये आपकी सीधी बन जाएंगी। ये आपका प्रतिबिंब बन गया, A डैश B डैश। तो उल्टा बनना है, उल्टा है तो कैसा होगा, वास्तविक होगा। ठीक है, और
उल्टा, यानी कि प्रकृति हो गई आपकी वास्तविक और उल्टा। आकार, आकार आपको दिख रहा है, वस्तु बड़ी है, प्रतिबिंब आपका छोटा है, तो वस्तु से कैसा बनेगा प्रतिबिंब, छोटा बनेगा। ठीक, स्थिति, स्थिति क्या है कि 2F1 और F2 के बीच बन रहा है, यानी कि आपका F2 व 2F2 के बीच। ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है कि अगर मैं थोड़ा यहाँ शॉर्ट में पढ़ा रहा हूँ तो इसका मतलब केवल ये है कि आपको कम से कम समय में आपका रिवीजन अच्छे से हो जाए। केवल मेरी यही मंशा है कि आप कम से कम समय में सारा अपना कोर्स फिजिक्स का रिवीजन कर ले और आपके एग्जाम में पूरा जो 25 नंबर का पेपर आता है तो वो पूरे में से लगभग पूरे नंबर ही आ जाए। तो केवल उसी को ध्यान में रखते हुए आपको जल्दी से जल्दी पढ़ाया जा रहा है जितने भी आपके क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो नेक्स्ट देखते हैं आपका कि यदि वस्तु 2F1 पर रखी हो, कहाँ पर रखी हो, 2F1 पर, ये आपका प्रकाशीय केंद्र O हो गया। ठीक, F1, ये आपका 2F2, सॉरी 2F1, इधर आपका F1 और इधर आपका 2F2। अब वस्तु कहाँ पर रखेंगे हम, वस्तु रखेंगे किस पर, 2F1 पर। ये एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी और ये कहाँ से होकर जाएगी, मुख्य फोकस से। दूसरी किरण कहाँ से होकर जाएगी, प्रकाशीय केंद्र O से। तो ये आपकी मिल चुकी है। ये आपका प्रतिबिंब बन गया कैसा, उल्टा बनना है, A डैश B डैश, A और B। ये आपको एक चीज ध्यान रखनी है, यहाँ पर आपको दूरियां कम ज़्यादा हो सकती है और ये जो आपका प्रतिबिंब बनेगा वो बिल्कुल ऐसे सीधा बनेगा, बिल्कुल लंब मुख्य अक्ष पर। ठीक, तो ये बिंदु ही आप 2F2 मान सकते हैं। ये बन गया आपका प्रतिबिंब। अब वही प्रकृति कैसी होगी आपकी, वास्तविक, और उल्टा बनेगा प्रतिबिंब। आकार वस्तु के बराबर होगा, कैसा होगा, वस्तु के बराबर होगा, और स्थिति 2F2 पर बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या कह रहा है कि यदि वस्तु 2F1 व F1 के बीच रखी हो, कहाँ पर रखी हो, 2F1 व F1 के बीच। तो यह आपका लेंस बन गया, ये इसका प्रकाशिक केंद्र O, ये आपका F1, ये आपका 2F1, इधर आपका F2 और ये आपका 2F2। ठीक है, अब की बार वस्तु कहाँ रख रहे हैं, 2F1 और F1 के बीच। ये वस्तु आपकी क्या हो गई, AB। एक किरण मुख्य अक्ष से समांतर चली जो कहाँ से होकर जाएगी, मुख्य फोकस F2 से। दूसरी प्रकाशिक केंद्र से होकर जाएगी ये, तो कहाँ पर हो गई है, ये मिल गई। यानी कि इधर आपका 2F2 है और ये अनंत से इधर मिल गई। प्रतिबिंब क्या बन गया आपका, A डैश B डैश। तो प्रकृति उल्टा बनना है तो वास्तविक होगा और उल्टा। आकार वस्तु से बड़ा। ठीक है, और स्थिति 2F2 और अनंत के बीच, 2F2 व अनंत के बीच। ठीक है ना। नेक्स्ट आपका क्या है, नेक्स्ट आपका है कि यदि वस्तु F1 पर रखी हो, ये आपका लेंस, इसका प्रकाशीय केंद्र O, ये इधर F1। ठीक है, F1 की दुगनी दूरी 2F1, F2 और ये आपका 2F2। अब वस्तु कहाँ पर रखी है, F1 पर। ये वस्तु का नाम हो गया आपका AB।
एक किरण मुख्य अक्ष से समांतर चलेगी और कहाँ से होकर जाएगी, F2 से ही, ठीक है। दूसरी किरण कहाँ से होकर जाएगी, प्रकाशिक केंद्र O से, ये। तो दोनों किरणें लगभग समांतर यानी कि अनंत पर जाकर मिलेगी, तो इसका मतलब उल्टा बनेगा प्रतिबिंब। तो आपका जो आकार होगा, प्रकृति होगी वास्तविक और उल्टा, ठीक है। आकार आपका वस्तु से बहुत बड़ा और स्थिति कहाँ पर है, प्रतिबिंब बनेगा आपका अनंत पर, ठीक है। आपका नेक्स्ट देखते हैं। तो यह आपका छठा प्रतिबिंब है आपका कि यदि वस्तु F1 व प्रकाशीय केंद्र O के बीच रखी हो। यह आपका लेंस का प्रकाशीय केंद्र O F1, यह आपका 2F1, यह आपका F2, यह आपका 2F2, ठीक है। अब वस्तु मैंने रख दी यहाँ पर। यह आपके एक किरण मुख्य अक्ष समांतर चलेगी, जो कहाँ से होकर जाएगी, प्रकाशीय केंद्र, सॉरी, जो कहाँ से होकर जाएगी, मुख्य फोकस F2 से, और दूसरी कहाँ से होकर जाएगी, ये जाएगी O से। अब ये दिख रही है कि दोनों किरणें थोड़ी आकार में दूरी पर होती जा रही है, तो इन्हें आगे ना बढ़ाकर हम पीछे देखेंगे, ठीक है। ये तो ये आपकी ये मिल रही है, ठीक है। कहाँ मिल रही है, इस पॉइंट पे। तो ये आपका बन गया इसका प्रतिबिंब। ये आपकी वस्तु क्या हुई, ए बी, और प्रतिबिंब कहाँ बना है, पीछे, ठीक, A डैश B डैश, ठीक है ना। अब वस्तु भी सीधी और प्रतिबिंब भी सीधा, यानी कि जो प्रतिबिंब बनेगा छठी स्थिति में वो आपका आभासी होगा, ठीक। आभासी होगा तो कैसा होगा, सीधा होगा। आकार आपको बिल्कुल सीधा दिख रहा है, वस्तु से बड़ा है, ठीक है। और स्थिति वस्तु की ही ओर, ठीक है ना। तो इस प्रकार आपका उत्तल लेंस द्वारा 6 प्रकार के प्रतिबिंब का किरण आरेख बन चुके हैं। अब देखते हैं हम एक नेक्स्ट कि आपका जो अवतल लेंस होता है उसके द्वारा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। तो अब आपका है अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। देखिए इसमें आप वस्तु कहीं भी रख दीजिए, जैसे मैंने वस्तु यहाँ पर मान ली ए बी, ठीक है। इससे कोई किरण चलेगी मुख्य अक्ष के समांतर, और आप जानते हैं मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण जो प्रतीत होती है वो इसके मुख्य फोकस से आते ही प्रतीत होती है, ठीक है। कहाँ से प्रतीत होती है, मुख्य फोकस से। और एक प्रकाश किरण चलती है जो प्रकाशीय केंद्र हो से होकर जाती है और अपने मार्ग पर सीधी निकल जाती है, ठीक है। अब ये दोनों किरणें आपकी किस बिंदु में मिल रही है, इस पे। जब इस पे आप लंब उठाओगे तो इसका प्रतिबिंब बन जाएगा ए डैश और बी डैश, ठीक है। अब ये आपका अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का मतलब किरण आरेख बन चुका है। इसमें आपको प्रकृति बतानी है। अब आप जानते हैं कि वस्तु भी सीधी है और प्रतिबिंब भी सीधा, यानी कि आभासी होगा और कैसा होगा, सीधा होगा। आकार वस्तु से छोटा है, वस्तु से छोटा, ठीक है। और स्थिति क्या है आपकी, वस्तु की ही ओर है, और हमेशा प्रकाशीय केंद्र O और F2 के बीच बनेगा, F2 व O के बीच, ठीक है। तो ये आपका अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना था। अब नेक्स्ट देखते हैं
आपका लेंस सूत्र। अब लेंस सूत्र के बारे में बात करेंगे हम। आप जानते हैं कि यदि वस्तु की दूरी क्या हो, वस्तु का मतलब आपका बिंब, यदि वस्तु की दूरी आपकी u हो, ठीक है, प्रतिबिंब की दूरी क्या हो, v हो, तथा लेंस की फोकस दूरी f हो, तब आपका जो लेंस सूत्र होगा वो होगा 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ठीक है। अब इससे सूत्र को जब क्वेश्चन में लगाते हैं तो कुछ बच्चों को कैलकुलेशन में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। उस कैलकुलेशन को आसान करने के लिए हम इसके दो भाग कर लेते हैं। कितने भाग? दो भाग। पहले भाग में हमने ये फॉर्मूला ले लिया 1/f बराबर 1/v माइनस के 1/u। अब आपको यहाँ केवल तरीका सीखना है। क्या सीखना है? तरीका। यहाँ पर आप एलसीएम ले लीजिए दोनों, v इंटू यू। जब एलसीएम लोगे तो u की गुना 1 में होगी तो u, माइनस v की गुना 1 में होगी तो माइनस v। ठीक है, उल्टा कर दो तो f बराबर हो जाएगा, इन्हें आप v इंटू यू लिख दीजिए या u इंटू वी लिख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो u इंटू वी अपॉन u माइनस v। तो यदि आपको प्रश्न में फोकस दूरी निकालनी है तो आप डायरेक्ट इस सूत्र से निकाल सकते हैं। f बराबर बना है किससे? इससे ही बना है, बस आपके लिए कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाएगी। ठीक है। दूसरी बात, यदि आपको निकालना है प्रश्न में क्या, प्रतिबिंब की दूरी, तो 1/f आप फॉर्मूला लीजिए 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। 1/u इधर आकर काहे का हो जाएगा? माइनस का। तो 1/f माइनस का था तो काहे का बनेगा? प्लस का। इधर क्या बच गया आपके पास? 1/v। इन दोनों का लैसे ले लीजिए f इंटू यू। बिल्कुल सेम वही बात है कि u की गुना 1 में करेंगे u प्लस f की गुना 1 में करेंगे f। क्या बन गया है आपके पास? 1/v। अब इसे उल्टा कर दीजिए, यानी कि इसकी गुना इधर v की और ये सब इधर। तो v बराबर आ जाएगा f इंटू यू या u इंटू f अपॉन u प्लस f। तो अब आपको ध्यान रखना है कि जिन भी बच्चों को कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होती है वो इन सूत्रों को ध्यान में रख लीजिए। बने ये सब इसी से है। ठीक है। अगर आपको कभी माइनस प्लस में किसी भी प्रॉब्लम हो तो आप इस प्रकार बनाकर देख लीजिए। अब कुछ आपको अन्य बातें भी ध्यान रखनी है। पहली बात कि जो आपकी वस्तु की दूरी होगी u, वस्तु की दूरी u, वो सदैव काहे की ले जाएगी? निगेटिव, यानी कि माइनस चिन्ह के साथ ले जाएगी। दूसरी बात, आपकी जो फोकस दूरी है, फोकस दूरी f, अगर आपके पास उत्तल लेंस है, कौन सा लेंस? उत्तल लेंस, तो f ली जाएगी आपकी पॉजिटिव। और यदि अवतल लेंस है, कौन सा लेंस? अवतल लेंस, तो f ली जाएगी निगेटिव। ठीक है। तीसरी बात, v के बारे में बात करेंगे, इसकी प्रतिबिंब की दूरी। अब प्रतिबिंब की दूरी जो आपकी v होगी, अगर आपका प्रतिबिंब कैसा है? आभासी, यानी कि प्रतिबिंब आपका आभासी है, तो आभासी के लिए आपका जो v होगा वो होगा निगेटिव। और यदि वास्तविक है, कैसा है? वास्तविक, तो v होगा पॉजिटिव। ठीक है। तो
तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं और क्वेश्चन आपके आसानी से हो जाएंगे। अगर आपके पास लेंस सूत्र लिखने को आता है तो वो केवल आपको यहाँ तक लिखना है कि यदि वस्तु की मतलब वस्तु बिंब की दूरी, ठीक है, यदि वस्तु की दूरी u हो, प्रतिबिंब की दूरी v हो तथा लेंस की फोकस दूरी f हो, तब आपका लेंस का सूत्र होगा ये, केवल यहाँ तक। उसके बाद आपको न्यूमेरिकल करने के लिए इतनी बात याद रखनी है। तो एक न्यूमेरिकल करके देखते हैं। यह रहा आपके सामने न्यूमेरिकल। इसमें आपको क्या क्या दे रखा है कि 15 सेमी फोकस दूरी का कोई अवतल लेंस। सबसे पहले आपको ये देखना कि लेंस कौन सा है, उसकी फोकस दूरी f दे रखी है। अब अवतल लेंस की f कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर, सॉरी 15 सेंटीमीटर। कितनी, f बराबर 15 सेंटीमीटर। वो भी काहे की है, माइनस की। क्यों, क्योंकि अवतल लेंस की फोकस दूरी हम माइनस की लेंगे। बिंब मतलब वस्तु का प्रतिबिंब लेंस से कितनी दूरी पर है, 10 सेमी की दूरी पर। किसी बिंब का प्रतिबिंब लेंस से 10 सेमी की दूरी पर बनाता है, यानी कि आपके पास v कितना है, 10 सेंटीमीटर। अब बात किसकी की गई है, अवतल लेंस की। और अवतल लेंस की केवल एक स्थिति होती है जिसमें प्रतिबिंब बनता है आभासी, और आभासी के लिए भी कैसा होगा, माइनस का। तो अपनी प्रक्रिया के अकॉर्डिंग हम करके देखें। आपका फॉर्मूला होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। 1/u इधर आ जाएगा, प्लस का बनेगा, ठीक है, और 1/f इधर आकर कहीं का हो जाएगा, माइनस का। तो 1/u v इंटू एफ, एलसीएम ले लिया आपने, एफ की मल्टीप्लाई इधर, एफ माइनस वी की इसमें माइनस वी, उल्टा कर दीजिए तो u बराबर हो जाएगा v इंटू एफ, या ऐसे एफ इंटू वी भी लिख सकते हो, और बटे में आपका एफ माइनस वी, यानी कि एफ इंटू वी अपॉन एफ माइनस। तो ये आपने सूत्र बना लिया है, ये डायरेक्ट रखेंगे हम यहाँ पर। तो u बराबर आपका होगा एफ इंटू वी अपॉन एफ माइनस वी, ठीक है। मान रख दीजिए, एफ की वैल्यू आपके पास कितनी है, माइनस के 15, वी की वैल्यू कितनी है आपके पास, माइनस के 10, और एफ माइनस 15, वी माइनस 10, ठीक है। माइनस माइनस प्लस, तो ऊपर तो केवल 15 गुना 10 रह चुका है, नीचे माइनस 15 और माइनस माइनस प्लस 10, ठीक है। अब ऊपर क्या है, 15 गुना 10 है, और नीचे माइनस 15 से 10 घटाकर क्या बनेगा, माइनस के 5, तो 5 दिए 15, तो u बराबर आपके पास बन गया है माइनस के 10 दिए 30, ठीक है। तो u बराबर कितना बन गया, 30 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार बहुत आसानी से आप क्वेश्चनों को कर सकते हैं, ठीक है। आपका नेक्स्ट देखते हैं टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है आपका रेखीय आवर्धन, ठीक है, मैग्निफिकेशन। आपका लेंस के लिए जो आवर्धन होता है क्या होता है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब का मतलब वस्तु की ऊंचाई का अनुपात कहलाता है रेखीय आवर्धन। प्रेजेंट कैसे करते हैं, सेम एम से। अब यदि बिंब की ऊंचाई h हो और प्रतिबिंब की ऊंचाई कितनी हो, h डैश हो, तब लेंस का जो आवर्धन होगा m बराबर हो जाएगा h डैश अपॉन h, ठीक है ना। यदि वस्तु की दूरी कितनी हो, u, तथा प्रतिबिंब की दूरी कितनी हो, प्रतिबिंब की दूरी v हो, तब आपका क्या होगा, m बराबर हो जाएगा v अपॉन u, ठीक है। वही आपको ध्यान रखना है कि यदि आपका जो m है वो कैसा है,
यहाँ दो भागों में बांट लीजिए आप इसे। पहला भाग आपका ये है कि यदि प्रतिबिंब आभासी है, कैसा है, प्रतिबिंब आभासी है, तो आपका जो m लिया जाएगा वो पॉजिटिव लिया जाएगा। ठीक है। और यदि m प्रतिबिंब आपका कैसा है, वास्तविक है, तो आपका m लिया जाएगा निगेटिव। एक बात आपको और याद रखनी है यहाँ पर, परावर्तन में हमने दर्पण में जो m देखा था आवर्धन, वो था आपका माइनस के v/u। अब लेंस के लिए जो m है वो प्लस v/u है, और दर्पण के लिए जो m है वो माइनस v/u है। अब याद कैसे रखोगे आप? ठीक है, जो किसके लिए है, लेंस के लिए, और ये नीचे किसके लिए है, दर्पण के लिए। तो बहुत आसान से ट्रिक बता रहा हूँ आपको। लेंस और दर्पण को जब आप पढ़ोगे तो दर्पण और लेंस पढ़ते समय रे किस में आएगा, दर्पण में। और यानी कि रे जो दर्पण किस में आ रहा है, दर्पण में आ रहा है, और इस रे का मतलब क्या होगा, ऋणात्मक। ठीक है। तो केवल दर्पण वाले सूत्र में इस रे के अकॉर्डिंग केवल ट्रिक है, रे के अकॉर्डिंग क्या होगा, ऋणात्मक चिन्ह, यानी कि लेंस के लिए प्लस और दर्पण के लिए माइनस। ठीक है। तो इस प्रकार आप कभी नहीं भूलेंगे कि दर्पण में आता है माइनस या लेंस में। तो रे देखना है, रे से ऋणात्मक, तो इसका मतलब इसके एम में ऋणात्मक चिन्ह होगा। ठीक है। अब इसके न्यूमेरिकल देखते हैं इससे संबंधित। यह आपका क्वेश्चन है, इसमें आपको क्या क्या दे रखा हो देख लीजिए। अब देखिए 34.5 क्या आपका क्वेश्चन है, और इसमें आपको जो बिंब की लंबाई दे रखी है। अब बिंब की लंबाई का मतलब वस्तु की लंबाई, मतलब आपके पास h दे रखा है 5 सेमी। ठीक है। कोई बिंब 10 सेमी फोकस दूरी के अभिसारी लेंस। अब इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, अभिसारी का मतलब होगा उत्तल लेंस। ठीक है। तो फोकस दूरी दे रखी है यानी कि f, इसकी कैसी होती है दूरी, फोकस दूरी उत्तल लेंस की पॉजिटिव होती है। 25 सेमी की दूरी पर रखा जाता है, यानी कि जो बिंब है कितनी दूरी पर रखा जाता है, 25 सेमी की दूरी पर। और बिंब का मतलब आपके पास u की वैल्यू दी गई है, कितनी, 25 सेंटीमीटर। और u हमेशा आपको माइनस लेना है, चाहे आपके पास कोई सा भी दर्पण हो और चाहे आपके पास कोई सा भी लेंस हो। प्रकाश किरण आरेख खींचकर प्रतिबिंब की स्थिति, साइज और प्रकृति ज्ञात कीजिए। यह आपका कंप्लीट क्वेश्चन है, इसमें लगभग आपको सभी चीजें पता लग जाएंगी। सबसे पहले आपको प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करनी है। किसकी स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति। और प्रतिबिंब की स्थिति के लिए आपका जो फॉर्मूला था वो था v बराबर f इंटू यू प्लस f प्लस यू। अब इसे आप f प्लस यू, यू प्लस एफ, एफ इंटू यू इंटू एफ कुछ भी लिख सकते हैं। आपको वहाँ से आराम से सूत्र से आप इसे निकाल सकते हैं। तो f आपके पास कितना है, 10, u कितना है, माइनस के 25, नीचे बिल्कुल सेम ऐसे ही, ये 10 प्लस माइनस के 25, v बराबर ये माइनस 10 गुना 25 माइनस प्लस माइनस, तो v बराबर आपके पास बन चुका है -10 गुना 25। 10 में से -25 घटाओगे तो माइनस के 15 बचेगा। 5 से आप काट दीजिए, 5 दिए 15। ठीक है, 5 से 5 दिए 15, और आपका पंचे पंचे 25।
तो v बराबर आपके पास कितना बन चुका है, माइनस से माइनस कट चुका है 5.50 और बटे में 3 सेंटीमीटर। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, v की। ये आपकी क्या है, स्थिति। अब यदि प्रकृति देखनी है, आपको जानते हैं कि v के पास चिन्ह कैसा आ रहा है, प्लस। और प्लस चिन्ह का मतलब है कि आपका जो प्रतिबिंब है वो कैसा है, आभासी। आभासी है और सीधा है। ठीक है, इतनी बात। अब और क्या देखनी है, इसका साइज भी आपको ज्ञात करना है। साइज के लिए आप जानते हैं कि आपके पास h डैश बटे h बराबर आप v अपॉन u ले सकते हैं, क्योंकि ये भी m की वैल्यू है, ये भी m की वैल्यू है, तो दोनों को बराबर रख सकते हैं। तो h डैश आपको फाइंड करना है, h आपके पास 5 है, v आपका कितना है 50/3, और आपके पास u है माइनस के 25। तो 5 से काट दीजिए, पंजे पंजे 25। तो h डैश आपका बन चुका है -50/3, और बटे में कितना है 5। 5 से काट 5 दशम 50, तो आपका बन गया 10 बटे कितना, -10/3। ठीक है, ठीक है। तो ये 10/3 और माइनस चिन्ह, इसका मतलब हमने थोड़ा कहीं गलती कर दी है। इस माइनस चिन्ह आने का मतलब है कि जो प्रतिबिंब होगा आपका, सॉरी v प्लस का आ रहा, तो इसका मतलब इस साइड बनेगा, और इस साइड का मतलब आपका होगा वास्तविक और उल्टा। ठीक है, इसके लिए थोड़ी एक्समा चाहूँगा। तो प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। या आप जब एच डैश निकालोगे तो चिन्ह बता देगा आपको, अगर एच डैश माइनस का आ गया तो इसका मतलब प्रतिबिंब आपका उल्टा बनना है, यह आपका आकार। ठीक है, किरण आरेख बनाते हैं इसका। ठीक है, अब लेंस कौन सा है आपका, विशाल यानी कि उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस है तो ओ f1, ठीक है, f2 मतलब f1 की, सॉरी f1 की दुगनी दूरी 2f1। इधर आपका क्या बन गया, ये आपका बन चुका है f2, 2f2। ठीक है ना। तो अब आप देखिए, सबसे पहले आपको देखना है कि आपके पास वस्तु की दूरी कितनी है, 25 सेंटीमीटर, यानी कि फोकस दूरी आपके पास 10 है। तो ये 10 और 25 सेंटीमीटर का मतलब 10 ये 10 ये, तो वस्तु आपकी कहीं पर यहाँ रखी होगी, तो ये आपने वस्तु रख दी। अब आप समझ चुके होंगे कि वस्तु कहाँ पर रखी है। वस्तु रखी है आपकी 2f1 और अनंत के बीच। तो ये ठीक है, ये कहाँ से होकर जाएगी, ये f2 से होकर जाएगी प्रकाश किरण। एक कहाँ से होकर जाएगी, प्रकाशिक केंद्र को से। तो दोनों किरणें कहाँ पर मिल गई हैं, आपकी ये। तो ये बन गया आपका प्रतिबिंब। इसकी लंबाई आपकी कितनी है, एच डैश। इसे ए डैश आप बी डैश भी कह सकते हैं। और ये कितनी दूरी बना है आपका, 50/3 का मतलब आपका कितना बैठेगा, लगभग 17×51, यानी कि 16.66 सेंटीमीटर। तो ये दूरी है यहाँ से, यह आपकी 16.66 सेंटीमीटर। तो 10 ये हो गई, 20 यहाँ तक इसके आसपास बैठ रहा है, तो इसका मतलब आपके 16.6 सेंटीमीटर। तो ये आपका किनारा एक बन चुका है। ये आपका एक क्वेश्चन है 2020 में आया हुआ, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपका होमवर्क है। तो नेक्स्ट देखते हैं। तो इसमें देखिए, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है एक और। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी कितनी है आपके पास, 50 सेंटीमीटर।
ठीक, उत्तर की फोकस दूरी प्लस की होती है। किसी वस्तु के 2 गुना वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए उसे लेंस से कितनी दूर रखना होगा। मतलब आपके पास जो m दे रखा है वो कितना दे रखा है, 2, और कैसा प्रतिबिंब है, वास्तविक, और वास्तविक के लिए m कैसा होगा, माइनस का। ठीक है, m आपका होता है v/u, तो -2, u इधर पहुंच जाएगा तो v बराबर कितना बनेगा, -2। कोई प्रॉब्लम है इतने में? आपके पास f की वैल्यू है, v की वैल्यू है, आपको फाइंड किसकी करनी है, u की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है ना, तो अब आप सूत्र लगा लीजिए अपना। अब u की वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब आपके पास u का फॉर्मूला क्या बना था, u का फॉर्मूला बना था आपके पास f माइनस v अपॉन, सॉरी, f इंटू वी अपॉन f माइनस v, यही था ना। अब इसमें आपको वैल्यू रखनी है, रख दीजिए। ये आपका u है, f की वैल्यू कितनी है, f की वैल्यू है आपके पास 50, v की वैल्यू आपके पास कितनी है, -2u, f की वैल्यू कितनी है 50, और v की वैल्यू कितनी है, -2u। ठीक है ना, और देखिए अब आपके पास ये ऊपर बन चुका है कितना, 100 इंटू, मतलब 50 दूनी 100 माइनस के 100 क्यू बन चुका है, और नीचे क्या है आपके पास 50 प्लस 2u। तो आप इस u से u को काट दीजिए, इधर आपके पास 1 -10/50 प्लस 2u, 50 प्लस 2u की 1 में गुना करोगे तो सेम रहेगा 50 गुना 2u, तो इधर कितना -10, 50 इधर जाकर कितना बन जाएगा, -50, ये टोटल कितना बन गया, -60, 2 आपका बटे में चला जाएगा तो -60/2, ये कट कर कितना बन गया, 30 दूनी 60। तो आपके पास जो u की वैल्यू बन चुकी है वो कितनी बन चुकी है, -30, यानी कि u 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखा होगा। आपका 2014, 2018 और 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब इसका अंतिम टॉपिक रह रहा है, वो देखते हैं, और ये आपके कुछ होमवर्क के लिए क्वेश्चन है, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये 18, 20, 23 में आया हुआ है। ठीक है, ये भी आपका लगभग 2019 या 21 में आया हुआ क्वेश्चन है, ये आपका 2022 में, और ये इनके आंसर है। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आपका ये आपको घर करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लेंस की अक्षमता, यानी कि नेक्स्ट टॉपिक आपका पावर ऑफ लेंस है। पावर ऑफ लेंस, ठीक है ना, पावर ऑफ लेंस, किसी भी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को अभिसरित, अभिसरित मतलब मुख्य अक्ष की ओर मोड़ना, और अपसरित का मतलब वो मुख्य अक्ष से दूर भेजना, इसकी जो मात्रा होती है, यानी कि अभिसरित या अपसरित करने की जो मात्रा होती है वो कहलाती है लेंस की अक्षमता। ठीक, इसे प्रदर्शित कहाँ से करते हैं हम, P से। अब यदि लेंस की फोकस दूरी f हो तो लेंस की अक्षमता कितनी होगी, 1/f। ठीक है, लेंस की अक्षमता का मात्रक क्या होता है, डायोप्टर। क्या होता है, डायोप्टर। इस डायोप्टर को कैसे प्रदर्शित करते हैं, D से। अब यदि आपका जो f हो, जो f किसमें, मीटर में, तब आपका होगा P बराबर 1/f। और यदि आपका f किस में दिया हो, सेंटीमीटर में हो, ठीक, तो फिर होगा P बराबर 100/f। ठीक है ना, तो इस पर आधारित एक क्वेश्चन करते हैं, आपका बहुत छोटा सा क्वेश्चन है।
आपके पास 2 मीटर फोकस दूरी दे रखी है, यानी कि एफ बराबर 2 मीटर। लेंस कौन सा है? अवतल लेंस, यानी कि कैसी होगी? माइनस। फाइंड क्या करना है? लेंस की अक्षमता, यानी कि पी। और मीटर में दी है तो क्या होगा? 1/f। 1/f की वैल्यू -2, और 2 से आप 1 को डिवाइड करोगे तो p बराबर आ जाएगा 0.5। ठीक है, डायोप्टर। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर p कैसी है? पॉजिटिव है, तो कौन सा लेंस होगा? उत्तल लेंस। या उत्तल लेंस के लिए p हमेशा कैसी दी जाएगी? पॉजिटिव। और अगर p आपका कैसा है? निगेटिव, तो इसका मतलब कौन सा लेंस है? अवतल लेंस। तो आपको ये पॉइंट याद रखने हैं। ठीक है, एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आशा करता हूँ आज आपकी क्वेश्चन और जितने भी टॉपिक हमने पढ़ाए हैं वो समझ में आ गए होंगे। अब सभी बच्चे वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और आप वीडियो को देखने के बाद भी वीडियो को लाइक नहीं करते, तो आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही करें। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।